हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फिर oogenesis का प्रोसेस जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और उसे एंड भी कर दिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा एंड इम्प्लांटेशन कैसे होगा। देखिए, पहले आपने क्या करा कि पहले आपने टेस्टिस का डेवलपमेंट पढ़ा, कहाँ और कैसे होता है, फिर ओवरीज का डेवलपमेंट पढ़ा कि कहाँ और कैसे होता है, उसके बाद आपने पढ़ा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, oogenesis कैसे होता है, और आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल कल कंप्लीट कर ली थी। इसके अलावा आज जो टॉपिक पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब ये तो हो गया कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना है। तो देखो क्या होगा कि पहले इंसेमिनेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, यानी सीमेन रिलीज होगा इन द वेजाइना ऑफ फीमेल। ठीक है, फीमेल, फिर क्या होगा, वहां से होता हुआ सर्विक्स में पहुंचेगा, सर्विक्स से कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब के कौन से पोर्शन में फर्टिलाइजेशन होना है, ये कौन सा पोर्शन है, वो है एम्पुला रीजन। फर्टिलाइजेशन occurs in एम्पुला रीजन। ठीक है, या जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है वो वहां होता है, आपने पढ़ा होगा जो फैलोपियन ट्यूब के 3 पोर्शन थे। ठीक है, उसमें एम्पुला मिडिल पोर्शन था जो कि वाइडर था। ठीक है, उसके बाद लास्ट पोर्शन था इस्थमस। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो है वो किसमें, एम्पुला रीजन के अंदर क्या होगा। उसके अलावा अब देखिए, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के दौरान इवेंट क्या होगा, जैसे ही स्पर्म रिलीज होगा, स्पर्म में मैंने कहा था एक्रोसोमल हेड होता है। ठीक है, एक्रोसोमल हेड का स्ट्रक्चर जब मैंने बताया था तो बताया होगा, उसके अंदर मैंने कहा था कुछ लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, स्पर्म जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू हमने क्या बनाया था, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया था। हैप्लॉइड था ना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था, यानी जो स्पर्म था उसके अंदर कितने थे, 23 क्रोमोसोम्स थे। कितने क्रोमोसोम थे बेटा, 23 क्रोमोसोम थे। तो अब क्या होगा, एम्पुला रीजन के अंदर जब पहुंचने से पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है एम्पुला रीजन के अंदर कैसे होगा, तो क्या होगा, इसमें लाइटिक जो एंजाइम होंगे, यानी ये ओवम है, ठीक है, जोना पेलासुडा लेयर है। आउटर लेयर कौन सी है, ये इसका न्यूक्लियस है, जोना पेलासुडा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर में ऐसे बना लू, ठीक है, ऐसे दिखाई देता दूर से। तो ये जो स्पर्म है ये क्या करेगा, इसकी जो जोना पेलासुडा लेयर है इसको क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा और अंदर एंट्री ले जाएगा। तो ये जो एक्रोसोमल हेड है ये लाइटिक एंजाइम सीक्रेट करेगा, जिससे क्या होगा, इस जोना पेलासुडा आउटर लेयर पे क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, जो क्या करेगी, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करेगी। यानी एक से ज्यादा जो स्पर्म है वो क्या नहीं कर पाए, इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाए। पेनिट्रेट करने के बाद एग और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। अच्छा जी, ये बात ठीक है। अब मैंने कहा था आपको कि सेकेंडरी oocyte के डेवलपमेंट तक पढ़ाया था। अब जैसे ही एम्पुला रीजन तक पहुंचेगा तो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte फिर डिवाइड होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी, और वो जो सेकेंडरी oocyte है उससे क्या बनेगा, ऊटेड। क्या बनेगा बेटा, ऊटेड बनेगा, या उसे क्या कहेंगे, ओवम कहेंगे। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, मैंने क्या कहा कि आपने देखा था कि मैंने सेकेंडरी oocyte बना दिया था। ठीक है, उस सेकेंडरी oocyte के बाद मैंने ये तो कहा ही नहीं था कि ओवम का डेवलपमेंट हो गया। मैंने ये कहा था कि हाँ ठीक है, इसके बाद ओवम का डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया था कैसे होगा। तो देख, इस मतलब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके अंदर मियोटिक डिवीजन इस टाइम पे कंप्लीट होगा, और क्या हो जाएगा, एक और पोलर बॉडी बनेगी जो डीजेनरेट हो जाएगी, और ये जो बनेगा सेकंड है ना, जो सब मियोटिक डिवीजन के बाद अनइक्वल डिवीजन होगा। देखो, फीमेल के अंदर oogonia या oogenesis के अंदर ये ध्यान रखना कि मियोटिक डिवीजन जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, अनइक्वल। कैसे हो रहे हैं, अनइक्वल, यानी एक सेल बहुत छोटी बन रही है जिसे हम पोलर बॉडी कह रहे हैं। ये वहां फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, ये क्या बनी है, सेकंड पोलर बॉडी बनी है। क्या बनी है, सेकंड पोलर बॉडी। ये क्या हो जाएगी, इजीली बेटा डीजनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इजीली डीजनरेट हो जाएगी। तो इस वजह से
क्या होगा, ये ऊटेड बना है या जो ओवम बना है इसके साथ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा। ठीक है भाई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, देखो डिटरमिन आपके जो एनसीईआरटी है उसमें पहले क्या दे रखा है, पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में दे रखा है फर्टिलाइजेशन के बाद कि कौन सा क्या होगा। उससे पहले मैं इसका फेट बता देती हूँ कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन लास्ट में भी लिया जा सकता है, मतलब इस टॉपिक को खत्म करने के बाद। अब जैसे ही क्या होगा, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ooted प्लस ooted, तो क्या होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, जाइगोट का। अब ये कहा हुआ है एम्पुलर रीजन में। अब ये क्या है, मूवेबल है। क्या है, मूवेबल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर ये किस रीजन में जाएगा, इस्थमस में जाएगा। सेल्स क्या होगी, रिपीटेडली डिवाइड होती रहेगी। ठीक है, यहां बना जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है कि क्या होना, एक से दो सेल का फॉर्मेशन होना। ये कौन से रीजन में, ये इस्थमस तक मूवमेंट करेगा। ठीक है, यानी फैलोपियन ट्यूब के थर्ड पोर्शन तक मूवमेंट करेगा। उसके बाद माइटोटिक डिवीजन से क्या बनेगा, 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल, 8 सेल, 16 सेल। ठीक है, अब क्या होगा, इस्थमस से ये जब 8 सेल स्टेज का होगा तो उसे हम कहेंगे मोरूला स्टेज। कौन सा स्टेज कहेंगे, मोरूला स्टेज। इसमें क्या होगा, यूट्रस तक पहुंचेगा। ये कहां तक पहुंचेगा, यूट्रस। इसके बाद यूट्रस में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। ये जो मोरूला है वो फर्दर डिवाइड होगा। इसके जो बाहर है वो लेयर ऑफ सेल्स बन जाएगी, जो क्या करेगी, यूट्रस के अंदर क्या हो जाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी। और ये जो जाइगोट है इसके अंदर क्या होगा, इनर सेल मास होगा। क्या होगा, इनर सेल मास होगा। ठीक है, ये इनर सेल मास जो है वो डिवाइड होके क्या बनाएगा, इनर सेल, ये जो इनर सेल मास है यही डिवाइड होके फ्यूचर में क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि सेल स्टेज मोरूला के अंदर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन क्या होगा, इसके बाद कहाँ जाएगा बेटा, यूट्रस के अंदर। कहाँ जाएगा इम्प्लांटेशन, यूट्रस के अंदर। इसके आउटर जो लेयर है उसे हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट एक होती है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और उसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर सेल मास भरा हुआ होता है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या करेगी, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर क्या करेगी, यूट्रस के अंदर एम्बेडेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूट्रस के अंदर एम्बेडेड यानी बिल्कुल धस जाएगी। जिससे क्या होगा, बेबी के इम्प्लांटेशन में क्या मिलेगा, बेबी का इम्प्लांटेशन हो जाएगा या जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा। उससे किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्लास्टोसिस या ब्लास्टोमियर के बाद में ये जो सेल होती है, जो इनर सेल मास है, ये जो सेल्स होती है क्या होती है, टोटिपोटेंट सेल होती है। कैसी सेल होती है बेटा, टोटिपोटेंट सेल होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी इसी के अंदर करवा रही हूं ताकि आपको याद रहे। ये टोटिपोटेंट सेल, ये ऐसी सेल्स होती है, देखो टोटिपोटेंट का मतलब क्या होता है, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती है। जहां इनको डाला जाए ना उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। अब बियॉन्ड द सिलेबस है तो देखो बेटा, जब इनर सेल मास है ना, अगर इसकी स्प्लिटेंस हो जाए एम्ब्रियो की, तो आपको पता है 2 बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि ये सेल्स केपेबल होती है कि हाफ हाफ भी अगर डिवाइड हो जाती है तो ये कर लेती है, कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। जो आपने सुना होगा नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो मेनली जो होते हैं इसी इनर सेल मास में डिवीजन की वजह से बनते हैं। ठीक है, और ट्विंस होने की पॉसिबिलिटी एक ये भी है और दूसरी पॉलीस्पर्म में भी है कि एक से ज्यादा 2 स्पर्म अगर है ना क्या कर जाए, ओवम के साथ फ्यूज हो जाए तो भी हो सकता है ट्विंस। तो ये टोटिपोटेंट सेल इतनी केपेबल होती है कि ये कहीं पे भी ट्रांसप्लांट किया जाए इन्हें, इस इनर सेल मास को, तो ये क्या कर लेती है, कंटिन्यूअसली ग्रो करके उस ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, तो इनकी जो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है किसी भी ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए। अब उसमें क्या होगा, देखो ब्लास्टोसिस्ट के बाद इसमें क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो फर्दर जो 16 सेल बनी थी उससे 32 बनेगी, 32 से 64 बनेगी, ऐसा डेवलपमेंट स्टार्ट होता रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, देखो जैसे ही इम्प्लांटेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद देखो उसके बाद क्या होगा कि जो फीटस है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या होगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अभी प्लेसेंटा फॉर्मेशन आपके एक अलग से टॉपिक दे रखा है, पहले इसी के डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद जैसे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फीटस का। फीटस देखो फीटस जो होता है उसके जाइगोट जो होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। 24 वीक्स होते ही क्या होता है, वो फीटस वो कहलाता है जिसके अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है।
ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP जो है वो 24th वीक तक ही करवाई जा सकती है, 3 महीने तक। तो जाइगोट से जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, है ना, तो क्या होगा, सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहेगी, और जो फर्स्ट मंथ कंप्लीट होते क्या होता है, बेबी के अंदर हार्ट बीट यानी एम्ब्रियो के अंदर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट में 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन सी है वो देख लो। इन 3 जर्मिनल लेयर से ही क्या होता है, ऑर्गन का, किसी भी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है आपकी बॉडी में। सबसे पहले जो बनती है ना, ये 3 जर्मिनल लेयर ही बनती है। ब्लास्टोसील्स वगैरह का आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में पढ़ोगे वो सब चीजें अगर बायो लेते हो तो। देखो 3 जर्मिनल लेयर कौन सी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में इनकी होती है मीजोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है वो हेयर, नेल्स, आउटर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स बनाती है, ठीक है, आपकी स्किन, ठीक है, स्किन का फॉर्मेशन इसी से होता है। मीजोडर्म और एंडोडर्म जो होती है, मीजोडर्म जो होती है वो क्या बनाती है, मसल्स का फॉर्मेशन करती है मेनली। किसका फॉर्मेशन करती है, आपकी बॉडी पे जितनी भी मसल्स है उनका फॉर्मेशन कौन करेगी, ये मीजोडर्म सॉल। उसके बाद है एंडोडर्म। एंडोडर्म जो है वो क्या बनाती है, इनर गट लाइनिंग, हार्ट, किडनी की कुछ सेल्स, किडनी की इनर लाइनिंग, जितनी भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो इनर लाइनिंग होती है वो कौन बनाती है, एंडोडर्म बनाती है। ये 3 जो जर्मिनल लेयर्स है इनका फेट डिसाइड, यानी इनका फ्यूचर जो है वो आपके ऑर्गन फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनके अंदर डिवाइड होने के बाद ही क्या होता है, एम्ब्रियो में फीटस के अंदर किसका ऑर्गन फॉर्मेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर आप देखो, अब आपके सिलेबस में दे रखा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब एक वो पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखा है, ऐसे अलग से टॉपिक नहीं दे रखा है ना। तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर आपको एक चीज तो पता है कि जो ओवम होता है उसके अंदर, यानी फीमेल के अंदर तो दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, XX होते हैं। मेल के अंदर क्या होता है, X एंड Y होता है, ठीक है। अब ये तो डिपेंड करता है कि जो 50% चांसेस होते हैं X क्रोमोसोम से, यानी फीमेल से तो ऑलरेडी आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम ही आना है, यानी 50% चांसेस है कि जो फीमेल ओवम है उससे X क्रोमोसोम की मेटिंग हो या X क्रोमोसोम के स्पर्म की मेटिंग हो। दूसरी बात 50% चांसेस है कि Y क्रोमोसोम की वाले स्पर्म की क्या हो, मेटिंग हो। यानी अगर X और X की मेटिंग होती है तो क्या बनती है, फीमेल या गर्ल चाइल्ड बोर्न होती है, ठीक है। और अगर X और Y की होती है तो क्या बनता है, बेबी बॉय, ठीक है। तो मेनली जो है सेक्स डिटर्मिनेशन में किसका रोल होता है, मेनली मेल्स का रोल होता है, क्योंकि उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हीं के अंदर दोनों जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं, यानी X और Y जो सेक्स क्रोमोसोम है उनमें डिफरेंस पाया जाता है। तो इसलिए फीमेल पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसका फीमेल्स का कोई रोल नहीं होता, उसमें मेनली जनरली जो है वो मेल्स का ही रोल होता है, ठीक है। तो मेल्स जो जनरली क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, मेल्स के स्पर्म डिसाइड करते हैं व्हाट विल बी द फ्यूचर बेबी, है ना, कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा। और आफ्टर 24th वीक यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होने के बाद ही क्या होता है, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात बॉडी ऑर्गन के फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, 5th मंथ में बेबी किक करना स्टार्ट कर देता है, मूवमेंट स्टार्ट कर देता है बॉडी के अंदर। उसके बाद आईलिड्स का सेपरेशन, आईलिड ओपन होना, ठीक है, लंग्स वेल प्रॉपरली डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लंग्स का डेवलपमेंट ऑक्सीजन, देखो लंग्स जो होते हैं ना सबसे बेबी के सबसे वीक होते हैं लंग्स ही, है ना। जब वो 9th मंथ का बॉर्न होता है ना तो सबसे ज्यादा जो आउटर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो डिफरेंस देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि बेबी की जो लंग्स है वो प्रॉपर एयरेशन कर पाए, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे तो उसमें मैं बताऊंगी कि जो ब्रीदिंग रेट होती है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की 17 से 18 होती है, जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी 20 से 25 के बीच में होती है, क्योंकि उन्हें अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो लंग्स का फॉर्मेशन, किडनी का फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रॉपर जो मूवमेंट है वो आफ्टर 5th मंथ के बाद स्टार्ट होता है। तो ये सारी जो चीजें आप वो बाद में पढ़ोगे पार्चुलेशन के टाइम पे, फिर आप जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे इसी के अंदर वो पढ़ोगे प्लेसेंटेशन। तो मेनली बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, है ना, तो कि आपको माना होने के नाते पता होना चाहिए कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कंप्लीटली टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मेल्स के ऊपर। फीमेल के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि जो फीटस है उसको एमनियोसेंटेसिस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, पता लगाया जाता है कि जो है वो में गर्ल है या बॉय है। और उसके बाद फीटोसाइड बहुत सारे केसेस
मतलब अभी भी इलीगली चालू है। तो टोटली, और मेनली फीमेल को टॉर्चर किया जाता है कि आपकी भाई गर्ल चाइल्ड, शी इज द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन का यही टॉपिक था इसके अंदर। इसके बाद आप पढ़ोगे प्लेसेंटेशन, और उसके बाद आप पढ़ोगे पार्चुरेशन और लैक्टेशन। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी क्लासेस हम लाते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।